गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोहित, दहिया, प्रवीण, पप्पू, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जल्दी से यस का कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, अगर क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, तो हमने कल पहली क्लास की थी, कल शुरुआत की हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, और मैंने ये समझाने और बताने की कोशिश की एक्चुअली कि हमें इकोनॉमिक्स को किस तरह से डिस्कस करना है। हमारा जो सिलेबस रहेगा उसकी पूरी पीडीएफ मैंने दी आपको। जो वीओडी क्लासेस रहेंगी लगभग वो क्लासेस मैंने आपको अवेलेबल कराई। आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। बैच को जब आप बाय कर लेंगे वो सारी क्लासेस आप देख पाएंगे, लाइव क्लासेस ले पाएंगे। उनकी जो पीडीएफ होंगी वो आपको लगातार मिलेंगी। भाई आज जो है हमारे पास, अब कोई भी एग्जाम है जो बिल्कुल जी आपके पास, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम हो, चाहे आपके पास कोई भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, स्टेट के पीसीएस हो, सीडीएस सीएपीएफ हो, कोई भी हो आपके पास, सबके लिए ये काम करने वाला है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि पहली जो 4 क्लास होंगी, लगभग मैं कह रहा हूं एवरेजली, जो पहली 4 क्लास होंगी वो बहुत बेसिक चीजों पर होंगी। और मैंने हमेशा कहा, आप कितना भी बड़ा सेंटेंस लिखना हो, कितना भी बड़ा वर्ड लिखना हो, लेकिन आपको एबीसीडी अगर आती होगी तभी आप उस वर्ड को लिखोगे। आप डायरेक्टली एबीसीडी को छोड़कर कोई भी आप शुरुआत नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी चीजों के अक्षर हो, अल्फाबेट्स हो, आपको सीखना यहीं से शुरू करना है और लास्ट तक जाना है जहां तक आप सारी चीजें कवर करते हो। अब मैं आपसे ये कह रहा था कल कि इकोनॉमिक्स एक तरीके से क्या है आपके पास, मुझे याद करके बताइए। आपने कहा था सर इकोनॉमिक्स एक तरीके से हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं, जो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए हमारी वांट्स के वो कम होते हैं, उन रिसोर्सेज को हम जब यूटिलाइज करते हैं, उनको जब मैनेज करते हैं, एफिशिएंटली यूज करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेट करते हैं, चॉइस करते हैं जब हम जनरली, तो उसको हमने इकोनॉमिक्स कहा। रीजन क्लियर है हमारे पास क्यों इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ। संसाधन कम हैं, सीमित हैं, और इच्छाएं असीमित हैं, और मैंने कहा इसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, मैंने आपको वो बताया कि इसके अंदर हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। इन रिसोर्सेज को यूज, अच्छा, जिस जगह पर करेंगे उस पर्टिकुलरली लोकेशन को क्या कहेंगे, उस प्लेस को क्या कहने वाले हैं सर, उस जगह को क्या कहेंगे, हमने उसको इकोनॉमी कहना है। ये एक आइडिया मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच जो डिफरेंस है वो क्या होगा। अब सवाल यह कि सर इकोनॉमी दुनिया की हर एक जगह है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां संसाधन सीमित ना हो, इसलिए दुनिया में वो कोई जगह नहीं जो इकोनॉमी में ना आती हो। कोई राज्य की इकोनॉमी है, कोई देश की इकोनॉमी है। हो सकता है कि एक देश में 2 इकोनॉमी हो, जैसे कि चाइना के अंदर क्या है कि एक चाइना की इकोनॉमी, एक हांगकांग की इकोनॉमी है, क्योंकि हांगकांग अपना सारा हिसाब किताब अलग रखता है, चाइना के अंदर आता है, लेकिन हांगकांग की इकोनॉमी अलग चलती है। जैसे इजराइल के अंदर पैलेस्टाइन आता है, फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था अलग है, पहले और इजराइल की अर्थव्यवस्था अलग है, जबकि दोनों एक ही देश के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है सर यहां कि इकोनॉमी है तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। देखो, हर एक इकोनॉमी के रिसोर्स लिमिटेड है, तो इसलिए हर इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो कॉमन प्रॉब्लम होंगी। अब इन कॉमन प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री, कोई भी है सर, सबसे पहला काम यह होता है, हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, मैं लिखवाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, वेट कीजिएगा अभी। तो यहां पर हम इस बात को ये कहते हैं सर, हमारी एक प्रॉब्लम आती है, जिस प्रॉब्लम को कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। अभी लिखना नहीं है, बात को समझना है। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हमें क्या उत्पादन करना है। यानी जनरली तौर पर हम जो भी चीज बनाना चाहते हैं, एक व्यक्ति के तौर पर, एक कंपनी के तौर पर, एक देश के तौर पर, याद रखना, तो उसमें सबसे पहले समस्या को कहा जाता है क्या उत्पादन करें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आप एक किसान हैं और आपके पास जमीन है, आपके पास पैसा है बीज खरीदने के लिए, उर्वरक के लिए, या फर्टिलाइजर कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन आपको उत्पादन किसका करना होगा। अगर आप रबी की फसलें, मैं उम्मीद करता हूं इतना आप जानते हैं, रबी की फसलें में भी बहुत सारी फसलें जिन आप उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एक का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप खरीफ की फसलें देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए कि हम ये कहते हैं सर, मान लीजिए 2 ऑप्शन है, ए और बी, और आपने कहा नहीं जी हम तो दोनों ही करेंगे। सर क्या दिक्कत है, हमें दोनों कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप अकेला ए करोगे तो आप कहोगे सर ए करेंगे फुल, तो बी नहीं करेंगे।
अगर मैं कहता हूं ए नहीं करेंगे तो बी फुल कर सकते हैं, मेरी बात समझना। अगर आप ए करेंगे तो ए फुल होगा, अगर बी करेंगे तो बी फुल होगा, यानी सारा होगा बी का ही। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि नहीं हम तो दोनों ही करेंगे सर, तो आपने कहा सर अगर हम दोनों करेंगे तो दोनों का कुछ कुछ परसेंट करेंगे और कुछ कुछ परसेंट नहीं करेंगे। तो आपने कहा अगर मान लो मैंने कहा 60 इसका करेंगे 60% पर, तो इसको 40% पे कर पाएंगे। अगर इसको 50 पे करेंगे तो इसको 50 पे कर पाएंगे। अगर इसको 65 पे करेंगे तो इसको 35 पे कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैं दोनों का सिलेक्शन करता हूं तो मुझे पता है कि सर दोनों को ही थोड़ा थोड़ा छोड़ना भी तो पड़ेगा, कि भाई जो जमीन मेरे पास उस पर या तो मैं फुल ए कर लूं या फुल बी कर लूं, या दोनों करना है तो दोनों का। इसलिए कई बार देखो जब आप बड़े लेवल पर जाते हो, जनरली छोटे लेवल पे तैयारी जब आप कर रहे होते हो तो आप देखते हो क्या उत्पादन करें, बस एक ही स्टेटमेंट होती है। लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसी के आगे एक और वर्ड लगा देते हैं, हाउ मच, यानी कितनी मात्रा में करें अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो। अच्छा, जब आपने कहा सर एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं तो फिर सेकंड प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये है कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी जब हम ये कहते हैं क्या करें तो उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम आती है उसे ये कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे करें। अब ये डिसाइड करना जो होता है वो सेकंड क्यों हो गया सर, क्योंकि उत्पादन करने की वेरियस टेक्निक्स हो सकती हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उत्पादन करने के। अब उनमें से कोई एक को फॉलो करना होगा, ऑब्वियस है आप सारे तरीके फॉलो नहीं कर सकते किसी भी काम को लेकर। अब एक बात सोचिएगा, जैसे मैं कहता हूं यहां पर सर टेक्निक का चयन करने को, हम टेक्निक को डिफाइन करें अगर, जैसे अब एक टेक्निक होती है इसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव, मैं आपको लिखवाऊंगा आगे, बात समझना, इसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव क्या है सर, हमारी अगर कोई ऐसी जगह है, कहीं ऐसी चीज पे यूज कर रहे हो जहां पर आप लेबर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हो एज कंपेयर टू कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहां टेक्नोलॉजी वगैरह से है, यानी कि मशीनरीकरण जो होता है हमारा उसका यूज कम कर रहे हो। जैसे कि आप खेती को देखो, इंडियन एग्रीकल्चर को देखो, यह सवाल कई बार पूछा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की फीचर्स के बारे में। देखो ये सवाल जनरली किताबों में सबसे पहले दिया होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। मेरी क्लास में ये सबसे आखिर में होता है। उसकी वजह यह है जब हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते हैं, गरीबी का चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, बेरोजगारी पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, डिफाइन करते हैं, बेसिक के अंदर कुछ चीजों को समझते हैं, देन फिर मैं पूछता हूं अब बताओ भारत कैसा है, तो गरीबी के हिसाब से भारत कैसा है, बेरोजगारी के हिसाब से भारत कैसा है। भारत मुख्य रूप से आपने कहा कृषि पर निर्भर करता है, और कृषि में भी अगर आप ध्यान से देखोगे सर तो हमारे यहां लिए वाली तकनीक अपनाई जाती होगी, क्योंकि आज भी हमारे यहां मशीनों का इस्तेमाल बहुत नाम मात्र का होता है। लेकिन क्या दुनिया के हर देश में ऐसा होता होगा, तो जरूरी तो नहीं है भाई कि दुनिया के हर देश में ऐसा होता होगा कि सर होगा। जैसे मान लीजिए जापान की मैं बात करूं, इजराइल की मैं बात करूं, अमेरिका की बात करूं, यूरोप के ज्यादातर देशों की बात करें सर, वहां एग्रीकल्चर में भी ना मशीनों का बहुत इस्तेमाल है, और मशीनों का इस्तेमाल होने की वजह से ही क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उनकी उत्पादन क्षमता ज्यादा है। वो अगर एक ध्यान से समझना मेरी बात, कि अगर मैं कहूं कि इंडिया वाले जो है वो हाई प्रोडक्शन करते हैं, मैं इसलिए को ये बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, इंडिया वालों का जो उत्पादन होता है एग्रीकल्चर का वो अधिक होता है, इस बात से आप एग्री करते हो या नहीं, तो मेरे भाई याद रखना इंडिया वालों का जो उत्पादन है वो अधिक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, हम इस बात से एग्री करते हैं, इंडिया ज्यादा उत्पादन करता है। अब मैं कहता हूं इंडिया वाले जो हैं उनका एग्रीकल्चर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी हाई है। अब आप मुझे बताओ आप इससे एग्री करते हो या नहीं। जो उत्पादकता है वो अधिक है हमारी, तो अधिक उत्पादकता है हमारी, आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं, तो मेरे भाई याद रखना। अब आप कहोगे सर इंडिया का उत्पादन ज्यादा, हम एग्री करेंगे, लेकिन इंडिया की उत्पादकता ज्यादा है, इस बात से एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि उत्पादन कहते हैं सब कुछ मिलाकर। अब इंडिया के अंदर देखो ध्यान से, इतना बड़ा एरिया है हमारा, आप जानते हैं कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत एरिया में, और उसके ज्यादातर हिस्से पे एग्रीकल्चर होता है, इसीलिए आप कहोगे कि सर हमारा उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन अब हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करें, बांग्लादेश से करें, नेपाल से करें, भूटान से करें, यूरोप के छोटे छोटे देशों से करें, तो आप कहोगे सर इन सबसे ज्यादा उत्पादन हमारा है, लेकिन क्या इनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी होगी? क्योंकि हम इसे क्या करेंगे सर, प्रोडक्टिविटी जो होता है वो एवरेज होता है। हम यहां देखेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 हेक्टेयर में, यानी कोई भी एक पैरामीटर ले लिया हमने सर, और 1 हेक्टेयर में
अब देखिए उत्पादन इंडिया में कितना हो रहा है, 1 हेक्टेयर में देखिए यूरोपीय देशों में कितना हो रहा है, 1 हेक्टेयर में नेपाल भूटान में देखें। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा सर, जहां मशीनरी यूज ज्यादा हो रही है स्पेशली यूरोप में, क्योंकि उनका एरिया बहुत थोड़ा है तो उत्पादन भी थोड़ा ही होगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी होगी उनकी। तो हम ये कहते हैं इंडिया में, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे होंगे सर, कि इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी, ऐसे तो लिख सकते हैं ना भाई, इंडिया में लो प्रोडक्शन ये नहीं लिख सकते। बात समझ रहे हो? मैंने कहा ना, एक एक शब्द का मतलब होता है जब आप यूपीएससी पीसीएस पीजीटी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सर जब वह स्टेटमेंट आते हैं राइट और रॉन्ग करने के लिए, तो वहां अगर बच्चे को ये नहीं पता प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस क्या है, वो क्वेश्चन को गलत कर देगा। तो अब आपने कहा सर इंडिया की प्रोडक्टिविटी कम है, अच्छा इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप कहते हो सर, तो एक काम क्यों नहीं करते, इंडिया वाले भी टेक्नोलॉजी ले आए, इंडिया वाले भी लेबर इंटेंसिव की जगह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करने लगे। इंडिया में भी जापान की तरह, इजराइल, फ्रांस, यूरोप की तरह उत्पादन बढ़ जाएगा सर। तो अब मुझे बताओ सोचकर, क्या इंडिया को यह नहीं पता है कि हम लेबर इंटेंसिव को छोड़ दें और कैपिटल को चुन ले? तो कोई और वजह होगी फिर सर जो उसको रोक रही होगी। तो दूसरी वजह यह निकलती है सर बेरोजगारी, क्योंकि अगर हम लेबर को यहां से क्विट करवा देंगे, अब देखो हमारे देश में एक सवाल आता है कि जो लेबर्स हमारे यहां काम करती हैं, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक एग्रीकल्चर में हैं, वो लोग क्यों काम करते हैं? क्या उनको अच्छा सैलरी मिल रही है, अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है क्या उन्हें? क्या वो खुश हैं इस काम से? ऐसा नहीं है भाई, हमारे किसान मोस्टली खुश नहीं हैं, याद रखना। लेकिन उनकी वजह यह कि अगर आपने यहां से इस टेक्निक को क्विट कर दिया और दूसरी ओर स्विच कर लिया आपने, तो क्या होगा कि सर नंबर ऑफ फार्मर्स की जरूरत कम पड़ेगी, और जब फार्मर्स की जरूरत कम पड़ेगी सर, ये प्राइमरी सेक्टर वालों को कोई और काम चाहिए होगा। कोई और काम ऑलरेडी अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि इतने लोग अभी भी बेरोजगार हैं कि अगर कोई और काम होता जनरली हम उन लोगों को रोजगार देते। तो ऑलरेडी हमारे पास काम नहीं है, और इस वजह से आप देखिए कि बाकी लोग आ जाएंगे अगर इसमें बेरोजगार होकर, तो ये बेरोजगारी की संख्या बढ़ा देगा। और मैं आपको एक सवाल दिखाना चाह रहा हूं, और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में कि हर एक, मैं पहली क्लास से कहकर चल रहा हूं ये बात, क्योंकि आप ये ना कहना लास्ट में कि सर आपने बताया नहीं था हमें। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हम जो हैं वो जनरली तौर पर जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, हम नॉलेज को पकड़ते हैं, उस नॉलेज को पकड़ना जरूरी है। अब एग्जाम की लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है, वैसे मैं क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा, लेकिन आपको अभी ये समझना है कि कृषि के क्षेत्र में देखा जाए भारत में सबसे ज्यादा लोग काम क्यों कर रहे हैं सर? क्या वो लोग चाहते हैं कि उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं? मतलब ज्यादा उत्पादन हो रहा है उनका, मींस उनकी खुद की पर्सनल इनकम बहुत अच्छी है, जितनी जमीन उस हिसाब से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, वो राजनीति उनके ऊपर प्रेशर बना रही है। क्या वो लोग काम करने में अच्छी रुचि रखते हैं? आपने कहा सर उनकी मजबूरी है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया अगर यहां पर, तो वो दूसरी जगह एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी उनके जो खाली हो जाएगा काम, उसके लिए उनके पास कोई और क्षेत्र नहीं होगा, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या कहा था, हर एक देश की देखो अपनी समस्याएं हैं सर, और जब हर देश की अपनी समस्याएं हैं तो उनके सॉल्यूशन भी अपने होंगे। अब इसलिए हम कहते हैं कि जब हम कोई थ्योरी पढ़ रहे होते हैं ना इकोनॉमिक्स में, अब बार बार इस बात को ध्यान देना कि इकोनॉमिक्स के अंदर खासतौर पर आप एक वर्ड यूज करोगे बार बार, आप एजम्पशन पढ़ोगे, क्योंकि जब तक आप ये अजम्पशन नहीं पढ़ोगे ना, याद रखना, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये अजम्पशन का पढ़ना क्यों जरूरी है? हम मान लेते हैं मान्यता के आधार पर, क्योंकि दुनिया के हर देश में एक जैसी स्थिति तो नहीं है। अब हम कोई थ्योरी डेवलप कर रहे हैं तो वो दुनिया में कैसे काम करेगी? अगर कुछ शर्तों को मान कर पढ़ेंगे तब हम कहेंगे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अब आपके पास ये बात समझ में आ गई है सर कि हमारे पास टेक्निक है, और जनरली हम इस टेक्निक को धीरे धीरे कर सकते हैं, एक साथ करना नुकसान देगा। और तीसरी प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए करें। अच्छा, इनके साथ साथ एक और है आज के समय में, क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें। ये तो होता ही है सब में। एक आता है कि इनको अच्छे से कैसे करें। देखो, उत्पादन करने का जैसे हम वर्ड यूज करते हैं, ऐसी सोचिए कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपको डिसाइड कर चुके हैं। अब कोई इसी काम को बहुत अच्छे से करेगा। हम कहते हैं ना भाई, कोई स्मार्ट वर्क कर रहा है, कोई हार्ड वर्क कर रहा है, कोई 2 घंटे पढ़कर भी सिलेक्ट हो रहा है, कोई 10 घंटे पढ़कर भी सिलेक्ट नहीं हो रहा।
यूज करने का तरीका अलग अलग है। हर कोई चाहता है एफिशिएंट तरीके से यूज करे। एफिशिएंट तरीके से यूज करना बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आज के वक्त में, क्योंकि सर सिर्फ यूज कर लिया जाए तो उससे बेनिफिट नहीं होगा। कोई आगे हो जाएगा, कोई पीछे हो जाएगा, किसी की इकोनॉमी इंप्रूव कर जाएगी, किसी की इकोनॉमी पीछे रह जाएगी। अब एग्जांपल समझ के देखिए सर, चाइना जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बाद का है। अब यहां मैं जो बात कह रहा हूं उसका मतलब समझना। देखो, एक्चुअल में 1947 में हमारा इंडिया है, मतलब आजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूं। 1947 में तो पाकिस्तान बना है, और चाइना जो है 1949 की बात हम करते हैं यहां, क्योंकि उससे पहले एक अलग विचारधारा का देश था वो, और उसके बाद की विचारधारा में कुछ परिवर्तन आया था। मुख्य तौर पर हम इकोनॉमी का जब एनालिसिस शुरू करते हैं इस समय से करते हैं, लगभग 1947-48 के करीब से इन तीनों की शुरुआत करते हैं। इन तीनों में सबसे आगे जो था कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो हमारा भारत रहा ओवरऑल में। वैसे पाकिस्तान काफी चीजों में आगे था, क्योंकि पाकिस्तान को अर्बनाइज एरिया बड़ा मिला हुआ था, अर्बनाइजेशन ज्यादा था उसके पास। चाइना तो इन सब में पीछे ही था, ऑब्वियस है। लेकिन अब हमें एक रणनीति अपनानी थी, एक नीति अपनानी थी। मैं आपको हमेशा कहता हूं आज के समय में चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है अर्थव्यवस्था में, अगर इन तीनों की तुलना करूं, और पाकिस्तान नंबर 3 है, जबकि तीनों लगभग एक साथ बने। तीनों के अपने संसाधन हैं, तीनों ने इस संसाधनों को यूज करा। लेकिन हम ये कहते हैं चाइना ने जल्दी चीजों को सीख लिया, ज्यादा समझो, तीनों में सबसे पीछे था। तो जो 1991-92 में हमारे देश में नीति आई थी, जो हमने लिबरलाइज किया था चीजों को, जो मनमोहन सिंह जी पर फॉर्मल आए, जिसने भारत को विकास में आगे बढ़ाया, सेम वो थ्योरी हमारे पास 77-78 में चाइना में आ चुकी थी। यानी जो काम हमने किया वो चाइना हमसे 13 साल पहले कर चुका था। वो काम हमसे 13 साल पहले चाइना कर चुका था। यानी चाइना इन 13 सालों में दुनिया को अट्रैक्ट कर चुका था अपनी तरफ। अब जब वो अट्रैक्ट हो चुका था, तो अट्रैक्ट होने के बाद अब बचा नहीं था कुछ, और जो कुछ बचा था वो इंडिया ने लिया, और पाकिस्तान के हिस्से में कुछ भी नहीं रहा उसमें। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब आपने क्या देखना है सर, कि हर किसी की अपनी प्रॉब्लम है, हर किसी के अपने सॉल्यूशन भी निकालेगा हर कोई, लेकिन यूज करना नहीं बल्कि एफिशिएंट यूज करना होता है। और संसाधनों को समय के साथ डेवलप भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप संसाधनों को डेवलप नहीं करोगे, क्योंकि आप आगे जब पढ़ोगे संसाधनों में कई चीजों की बात होगी, और हमेशा संसाधन नए नए जनरेट करने पड़ेंगे, कुछ नए ऑल्टरनेट ढूंढ कर लाने पड़ेंगे, वरना ये चीजें एक दिन समाप्त हो जाएंगी। मेरी बात आ रही है समझ में? और मैं ये नहीं कह रहा लिखो आप इसे, आपके दिमाग में ये बात फिट हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो मुझे एक बार यस का कमेंट करो। अगर ये बात जो है वो आपके दिमाग में फिट हो रही है तो एक बार मुझे यस का कमेंट कर दो, कि सर जनरली तौर पर हमारे पास जो भी चीजें होंगी, हम उसके बारे में अगर देखेंगे ध्यान से, तो हमें समझ में आ रही हैं सारी चीजें कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगी, यानी कौन सा यहां पर क्या होने वाला है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, क्या उत्पादन करें, एंड हाउ मच, कितनी मात्रा में। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कैसे करें, है ना भाई। तीसरी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए सर, पहली दूसरी तीसरी के अलावा किसके लिए करें। और चौथी है, संसाधनों को एफिशिएंट तरीके से यूज भी करना आना चाहिए, और संसाधनों का डेवलपमेंट करना भी आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए कि बात क्लियर हो तो यस कह दें, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आई हो तो यस कह दें एक बार। अंजलि, रजत, प्रविंद, रोहित, मुसर्रत, एवरीवन, जल्दी से यस का। सुकन्या, ठीक है भाई, बात सबके हिसाब से क्लियर हो रही है सर हमारी। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप एक काम करें, बिल्कुल आराम से, अगले 1-2 मिनट में दे रहा हूं आपको, अगले 1 से 2 मिनट के अंदर आप इसे लिख लें भाई। और मैंने कहा था ये बेसिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल है, हर अर्थव्यवस्था की है। एक तो ये भी और एक ये भी मान सकते हो सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ। वैसे 3 ही गिनती में आती हैं, याद रखना, जब भी गिनती बताई जाती है हमेशा 3 की। तो संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना जरूरी है, और संसाधनों का समय के साथ विकास करना जरूरी है। ये दोनों हम एडिशनल प्रॉब्लम मान सकते हैं, इन दोनों को हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स में डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक बार यस का कमेंट करिएगा, डन कमेंट कर दीजिएगा लिखने के बाद, इसे डन करिएगा।
चलिए, सब कुछ डन है, बड़े प्यार से समझ में आ रही है बात। कहां लेबर का यूज हो रहा है और कहां हमारी कैपिटल का। जैसे इंडस्ट्री है तो कैपिटल का यूज बड़ा होगा, अगर एग्रीकल्चर है तो लेबर का यूज होगा। हमेशा ये बेसिक चीजें सीखकर चलोगे तो चीजें आपके लिए आगे आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब एक बात और बताई थी मैंने, वो ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि सर हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपने कहा था चॉइस करना। डन आ रहा है आप लोगों का, मैं आगे बढ़ रहा हूं इसलिए। अब देखो, जब हम चॉइस करने को कहते हैं, जब हम ये कहते हैं बेसिकली कि जनरली तौर पर कि कुछ एक्टिविटी, कल एक वर्ड मैंने यूज किया था, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ मनी भी कह सकते हो। यानी अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, वो संपत्ति का विज्ञान है, मतलब ए स्टडी ऑफ मनी है ये। अब ये जो टर्म आती है, यहां से एक और चीज याद रखिएगा। आप देखो, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और चीजों को रिलेट कर रहे होंगे तो देखो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल में बात करो कि आप कई बार ये टर्म यूज कर रहे होते हो कि सर कोई भी चीज आप शॉपिंग करने गए हो, शॉप पर गए और शॉप पर जाने के बाद वो ये कहता है बड़ी इकोनॉमिक है सर, ये तो बहुत आपके बजट में है। बजट का मतलब क्या है सर? जनरली तौर पर तो बजट हम ये पढ़ते हैं कि सरकार एक बजट लाती है। कोई चीज आपके बजट में होने का मतलब है कि इसकी कीमत बहुत कम है। भाई, कोई चीज बजट में होना है इसका मतलब इसकी कीमत जो है वो कम है। बजट में होने का क्या मतलब है? इसकी जो कीमत है वो क्या है? वो कम है। या जनरली तौर पर आप देखते हो कभी कभी एक वर्ड आता है कि ये इकोनॉमिक है, बहुत ही इकोनॉमिक है, बहुत ही चीप है। यानी कि अब इकोनॉमिक वर्ड का इस्तेमाल भी आप किसके लिए कर रहे होते हैं? चीप या कम के लिए कर रहे होते हो। जैसे कि कभी एयरलाइंस में देखेंगे तो एक बिजनेस क्लास के अलावा एक इकोनॉमिक क्लास होती है। अब वो इकोनॉमी क्लास जो होती है, इकोनॉमी का मतलब वहां क्या होता है सर? वहां कोई अर्थव्यवस्था थोड़ी चल रही है। वहां इकोनॉमिक जो शब्द है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चीप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिजनेस क्लास के रेस्पेक्टिवली इसकी कीमतें कम होंगी, चार्जेस कम होंगे। बजटरी होने का मतलब ही है कि उसकी कीमतें आपकी कंपैरेटिवली कम होंगी। तो इसीलिए आपको ये वर्ड समझने पड़ते हैं। तो आपने कहा सर जब हम कोई एक्टिविटी पढ़ते हैं और उस एक्टिविटी में ये देखते हैं या किसी भी फैक्टर को हम ये देखते हैं कि अगर उस फैक्टर का संबंध जो है वो मनी के साथ बन रहा है, आपने जो भी काम करना है अगर उसका संबंध जो है वो मनी रिलेटेड हो रहा है। जैसे कि कोई किसान खेती कर रहा है सर, वो कर खेती रहा है लेकिन वो उस खेती के बदले उत्पादन हो रहा है, यानी कि उससे वो पैसा कमा रहा होगा। कोई इंडस्ट्री में काम कर रही है लेबर, वो उसके बदले मजदूरी या सैलरी कमा रही होगी। कोई सर्विस में काम कर रहा है, मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय बना है, कोई बिजनेस में काम कर रहा है, कोई कहीं पर नौकरी कर रहा है, कोई जनरली रिसर्च कर रहा है कि भाई उस रिसर्च का यूज करेगा आगे। अब ये जो सारे काम हो रहे हैं वो मनी पर आधारित हो गए। अच्छा, जब इंसान कोई काम कर रहा होगा जो मनी पर बेस्ड नहीं होगा, हम उसको याद रखिएगा नॉन मॉनेटरी कहते हैं। जो नॉन मॉनेटरी होगा, नॉन मनी रिलेटेड होगा, इसका मतलब है वो नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा, वो नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। तो एक इकोनॉमिक हो जाएगा, एक नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। अब जैसे अब जनरली तौर पर आप कहेंगे सर कि जब हम ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो इसका मेन मोटिव जो है ना वो समाज का वेलफेयर करना है। भाई, कोई भी ऐसा काम करना जिसका मेन मोटिव क्या है कि समाज का वेलफेयर होना चाहिए, समाज जो है वो अच्छा होना चाहिए, समाज की तरक्की होनी चाहिए। तो आपने कहा सामाजिक कोई काम कर ले तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? याद रखना वो सोशल वर्क करना होगा। कोई भी अगर मान लीजिए हम कहते हैं कोई भी कल्चरल काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो धार्मिक हो सकता है, कोई काम कर रहा है कि शौक है इसमें काम कर रहा है, कोई अपना टाइम पास करने के लिए कोई काम कर रहा है, कोई हाउस वाइफ कोई काम कर रही है, कोई फैमिली मेंबर अपनी फैमिलीज के लिए कोई काम कर रहा है। अब क्या देखेंगे सर? तो हम ये देखेंगे कि जब भी कोई एक्टिविटी होगी यानी वो उत्पादन कर रहा होगा, वो जनरली तौर पर पैसे को जनरेट कर रहा होगा। क्योंकि उत्पादन का मतलब वस्तु बनाने से नहीं होता, उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को बढ़ाने से। और कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि हम एक चीज को दोनों में रख सकते हैं, इसलिए हमें यह सोचना पड़ता है मेनली क्या चीज है, मेनली क्या चीज है। मैं एक बात कहता हूं एग्जांपल कि एक पुजारी हैं जो हवन करते हैं। अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। एक पुजारी हैं जो हवन करते हैं और एक सिंगर है, एक गायक है। अब मुझे एक बात बताना सर, सिंगर या पुजारी की मैं बात कर रहा हूं, एक गायक है एक पुजारी हैं।
अब अमूमन अगर आप ध्यान से देखोगे सर, तो जो गायक है वो गाना गाता है और गाने के बदले पैसा लेता है मुख्य तौर पर। तो गायक जो है वो इकोनॉमिक हो सकता है। अगर ये कहा जाए कि एक गायक है, परफॉर्म करता है स्टेज पर, पैसे लेता है। अच्छा, अगर कोई गायक, तो वो भी हो सकता है ना कि जनरली तौर पर मान लीजिए अपने लिए भाई कोई ऐसी गाना गुनगुना रहा है, अपने ऐसी फ्रेंड सर्कल बना हुआ, उसमें कोई किसने गाना गा दिया, तो गायक तो वो जब भी हो सकता है। अगर वो जनरली तौर पर पैसा कमाने के लिए गा रहा है तो वो हो गया सर इकोनॉमिक। और पैसा नहीं कमाना चाहता, वैसे ही गा रहा है। आजकल बहुत सारे है ना बाथरूम सिंगर, बहुत सारे सुनते हैं ना हम लोग बार बार, कि अपने आप में अकेले गुनगुना रहे होते हैं वो। अच्छा, पुजारी जी हैं जो हवन कर रहे हैं जनरली, तो आपने कहा सर हवन करते हैं, इनका काम होता है धर्म के, भाई कोई भी बुरी आत्मा है उसको दूर करना। अच्छा, यही पुजारी जी हैं जो हमारे पैसे लेने शुरू करते हैं, तो ये इकोनॉमिक है। तो आपने कहा सर ये तो डिपेंड करेगा ना इस बात पर कि भाई वो हमारे क्या काम करने वाले हैं। तो अब आपने कहा सर पुजारी भी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकते हैं, गायक भी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकते हैं। अब या तो सवाल में ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन हो कि वो क्यों कर रहा है, और अगर डिफाइन नहीं हो, सिर्फ ये लिखा हो इनमें कौन है जो आर्थिक गतिविधि करता है या नहीं करता, आपको अब यहां पर एक वैल्यू सोचनी पड़ेगी अपने दिमाग में कि मैं क्या मान के चलूं इसे। तो अमूमन जो मैं कहता हूं, आप गायक अगर कहोगे तो आप कहोगे ज्यादातर उम्मीद यह है कि वो इकोनॉमिक होगा, ज्यादातर संभावना इस बात की है वो आर्थिक होगा। गायक प्रोफेशनली ही होता है मेनली, और अगर कोई पुजारी है, कोई पादरी है, कोई मौलाना है, तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा, मुख्य तौर पर क्या होगा सर, वो नॉन इकोनॉमिक होगा। ये मुख्य तौर पर मैं कह रहा हूं आपसे, अगर इसी में इंक्लूड कर दी जाए कोई लाइन तो वो इकोनॉमिक हो सकता, लेकिन मुख्य तौर पर ये नॉन इकोनॉमिक। यानी हम जो फैक्टर देखेंगे, हम जो एक्टिविटी देखेंगे, हमारा जो भी काम होगा सर, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो जनरली तौर पर जो काम हो रहा है वो किस प्रकार से है, और जिस हिसाब से वो काम होगा उस हिसाब से ही हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो हमारी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा। जैसे कि अब मैं यहां पर एक सवाल आपको दिखा रहा हूं, उसको देखने की कोशिश करना और मुझे सोच कर बताना, क्योंकि देखो एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। सवाल ये पूछा गया है कि कोई भी चीज है उसको उत्पादन माना जाएगा। अब यहां पर एक दिया गया है कि कोई मित्रों के बीच में गाना गा रहा है, सर ये इकोनॉमिक नहीं होगा। एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे से गिरने से बचा लिया किसी ने, ये इकोनॉमिक नहीं होगा। कोई खुशी के लिए चित्र बना रहा है, ये इकोनॉमिक नहीं होगा। कोई भूमि को जोतना, यानी कि किसान है, भूमि पर काम कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सर वो आर्थिक होगा, इकोनॉमिक होगा। अब उत्पादन मानेगा या नहीं, तो आपको क्या दिमाग में आती है बात कि सर अगर हम उत्पादन मान रहे हैं, यानी किसी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, सर जमीन है उस पर हमने 20 रुपए के बीज डाल दिए तो वो 2000 की फसल बना देंगे, ये उत्पादन होगा। तो उत्पादन होगा तो आर्थिक भी तो होगा ना भाई। एक जनरेटिंग व्यू सोचिए जरा, अगर उत्पादन होगा तो वो आर्थिक भी तो होगा। इसका मतलब है भूमि को जोतना, यानी किसान के द्वारा काम करना, ये आर्थिक हो सकता है, ये उत्पादन माना जा सकता है। बाकी चीजों से कोई मॉनेटरी वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है तो उत्पादन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्पादन का मतलब यूटिलिटी बढ़े और उसके प्राइस बढ़े, उसकी वैल्यूज, उसकी कीमतें इंक्रीज करें। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर समझ आ रही है तो इन्हीं कंसेप्ट को यूज करना है आपको। आपको जो भी सवाल दिया जाएगा, आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे होगे प्रैक्टिस के अंदर, आपको ये सारे कंसेप्ट यूज करने हैं उसके अंदर। और इसीलिए मैं कहता हूं ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे, चीजें अभी आसान है। अभी आपको ऐसा रियलाइज होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अभी आपको शुरू शुरू में रियलाइज होगा कि सर धीरे धीरे एसएससी लेवल से चल रहे हैं हम, लेकिन जब इस लेवल से शुरू करेंगे, एसएससी लेवल से, तो हम यूपीएससी लेवल तक पहुंचेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम पढ़ते क्या हैं, इंपॉर्टेंट है हम किस तरह से पढ़ते की चीजें हमारे दिमाग में रुके और जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है वो सॉल्व हो जाए मेरा। अब जैसे कि ये सवाल दिया गया है कौन सा अनार्थिक है, अब फिर वही माइंड में पहुंच चलेगा, सर जिसकी कोई मनी वैल्यू होगी वो आर्थिक हो गया, इकोनॉमिक, अदरवाइज वो नॉन इकोनॉमिक है। पढ़ना तो सबको ही है सब कुछ। तो आपने कहा अपनी बेटी को अगर कोई पढ़ाना शुरू कर दे तब, अब अपनी बेटी को कोई पढ़ाना शुरू कर दे तब आप कहोगे सर वो कैसे इकोनॉमिक हो सकता है, क्योंकि जनरली तौर पर हम ये मान रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए काम करना जो होता है वो नॉन इकोनॉमिक है। अब आप इसे एक बार लिख लीजिएगा। सामान्य तौर पर अगर इससे यह कहा जा रहा है कि कोई भी सामाजिक कार्य है, कोई भी सांस्कृतिक कार्य है,
कोई धार्मिक कार्य है, कोई गृहिणी है जो काम कर रही है, कोई शौक में कार्य है। अमूमन ये सारे नॉन इकोनॉमिक, आराम से नोट कर लीजिए। कोई किसान है, कोई श्रमिक है, कोई सेवा प्रदाता है, कोई ट्रेडर बिजनेस यानी व्यवसायी है, कैसे लिखते हैं व्यवसायी। चलिए आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, बस माइंड में यह बात फिट होनी चाहिए कि इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगा। चलिए भाई, तो ये डिपेंड करता है कि कौन किसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है। डन है भाई, एक बार यस का कमेंट कर दें सभी, बिल्कुल। अच्छा, अब यहां पर एक बात याद रखिए, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं सर तो हमें यह समझ में भी आता है कि सर एक वर्ड है इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब इसका अगर कई बार हमसे ये पूछ लेता है इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा, जब हम ये कहते हैं कि एक शब्द है जिसका मतलब इकोनॉमिक्स है सर, तो हमसे ये पूछ लेता है कि इकोनॉमिक्स जो होता है इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा। देखो, वैसे तो बहुत सारे मीनिंग मैंने बता दिया आपको कि सर जो हमारे पास है हम उसको यूज करने वाले हैं बस अच्छे तरीके से। लेकिन जब ये वर्ड आता है, ये वर्ड कहां से लिया गया है, तो देखो एक बात याद रखना, इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये कहां से आया है, ड्राइव्ड फ्रॉम। अगर ये पूछता है कि इसको कहां से ड्राइव किया गया है, तो याद रखना इसको ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा से किया गया है। अच्छा, यानी हिंदी में अब आपसे मैं कहूं तो इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया, यूनानी भाषा से हुई है। बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं आपको अभी मैं। अच्छा, अब ये भी यूनानी भाषा से हुई है, तो यूनानी भाषा में इसके लिए जो वर्ड यूज होता है और उसका जो मीनिंग होता है वो समझना जरूरी है। देखो यहां पर हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ओइकोनोमोज के नाम से। अब ध्यान से समझना, जब आप ओइकोनोमोज या ओइकोनोमिया भी कहते हैं, इसे ओइकोनोमोज भी कहते हैं या ओइकोनोमिया भी कहते हैं।
जब आप इसको देखेंगे भाई, यहां पर ये दोनों जो वर्ड यूज किए जाते हैं सर, अब कई बार पूछ लेता है कि इनके जनरली मीनिंग क्या होते हैं। अब यहां पर जो ग्रीक वर्ड है ओइको, इसका मतलब होता है किसी का घर, किसी का घर होता है, जनरली घर के लोग होते, गृह होता है। और जो नोमिया वर्ड है यहां पर, इस वर्ड का मतलब होता है जनरली तौर पर, या नोमोज वर्ड जो है, इसका मतलब होता है किसी तरह से मैनेजमेंट करना, किसी प्रकार का मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। अब यहां से जो वर्ड बना है सर, दो अलग अलग शब्दों को लिया जाता है इससे, और जब इंग्लिश में इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, इकोनॉमिक्स बनाते हैं, तो आपसे ये पूछेगा लिटरली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ड। अगर आपसे ये पूछ लेता है लिटरली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ड, देखिए यहां मैनेजमेंट तो बहुत चीजों का होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, यानी इसके शब्दों का अर्थ क्या निकलेगा। अब जब इसका शाब्दिक अर्थ निकालोगे सर, तो याद रखना वो अर्थ बनेगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जब आप एग्जैक्टली मीनिंग को देखोगे, तब आप क्या देखोगे सर, इसमें इसका जो वर्ड बनेगा वो होगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में आप बनाओगे गृहस्थ प्रबंधन, यानी घर का प्रबंधन करना, घर की चीजों का प्रबंधन करना। और इसी तरह आप सोचिए, घर है, हमारी कंपनी है, हमारा राज्य, हमारा देश, हम उसका भी प्रबंधन कर रहे हैं। छोटे छोटे घर जो होते हैं, उसी से मिलकर एक राज्य, एक देश बनता है। तो ये प्रबंधन करने को हमने इकोनॉमिक्स में डिफाइन करना है। ग्रीक भाषा से ये शब्द जनरेट होकर आया है। अब हमें एक बात समझ में आती है सर, यानी एक इकोनॉमी के जितने स्टेक होल्डर होंगे, जो जो उससे जुड़े हुए लोग होंगे, हम हर चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जल्दी से एक बार यस का कमेंट कर दें। अच्छा, कई बार ये भी हम सीखते हैं सर कि जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे होते हैं, इस इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, हमसे कई बार ये भी पूछ लेता है कि फादर कौन है, हमसे ये पूछ लेता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। हमारे पास जितनी भी डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, मैं आपको एक या दो नहीं कराऊंगा, याद रखना। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि सर आप एक या दो टाइप की इकोनॉमिक्स मुख्य तौर पर जो होती है माइक्रो मैक्रो होती है, मेरे भाई नहीं, कम से कम याद रखिएगा 8 तरह की इकोनॉमिक्स होती है। जैसे माइक्रो मैक्रो तो होती ही है, याद रखना, पॉजिटिव नॉर्मेटिव भी होती है, बिहेवियरल भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी होती है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी होती है, इसके अलावा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी होती है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी होती है, और क्या कहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स भी होती है। अब ये इकोनोमेट्रिक्स क्या है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या है, या इसके अलावा आप कहेंगे सर जो हमारे पास एनालिटिकल इकोनॉमिक्स है, उसका क्या मतलब है। अब जब इन पर बेस सवाल हमसे पूछता है एग्जाम में, अगर आप एक एक स्टेटमेंट भी करोगे तो काफी हो जाएंगी सर। ये सारी ब्रांचेस में अगले लेक्चर में कराने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स की जितनी भी ये लगभग 8-10 ब्रांच हैं, इनमें मुख्य तौर पर 2 हैं, और बाकी जो है इसके लिए वो और रिलेट करती हुई चलेंगी। मैं सबको डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन अब सवाल मेरा यह है सर, जब हमने मुख्य तौर पर कहा कि 2 होती हैं, उन दोनों के अंदर कौन शामिल होगा। अब देखो, जब हम इकोनॉमिक्स के फादर की बात करते हैं, मैं आपको एक बात और सिखाऊं और समझा दूं यहां कि एक सवाल ऐसा है जो आपके एग्जाम में हमें कई बार देखने को मिलता है, और वो सवाल ये कि कुछ मेजर बुक्स होती हैं, कुछ प्रमुख किताबें होती हैं, उन किताबों के प्रमुख राइटर होते हैं, यानी अर्थशास्त्री। बात सिर्फ अर्थशास्त्र बेस्ड कर रहा हूं मैं। उन किताबों के जो प्रमुख अर्थशास्त्री होते हैं, उनको लेकर सवाल पूछ लिया जाता है कि यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, और ऐसे सवाल हमें वेरियस एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आपको करना यह है कि आपको जो मेजर हमारी बुक्स हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड, वो पता हो, और उनमें भी खास तौर पर उनकी पता हो। जैसे कि हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उनकी किताबें क्या हैं, फादर ऑफ मैक्रो हैं, फादर ऑफ माइक्रो, उनकी किताबें, जो इकोनोमेट्रिक्स लेकर आए उनकी किताबें क्या हैं, जो कुछ फेमस ऐसे अर्थशास्त्री हैं लाइक जेम कीन्स हैं। इनके अलावा अगर आप देखिए कार्ल मार्क्स के रूप में भी कई सारी किताबें पूछी जाती है। मैं आपको इंडिविजुअली एक अलग से PDF प्रोवाइड करूंगा जिसका टाइटल होगा इकोनॉमिकल बुक्स,
और वो इकोनॉमिक्स बुक्स जो होंगी उनको अपने पास संभाल कर रखिएगा। जो जो आता जाओ उसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, बीच में एक आध महीने में एक बार उनको नजर डाल लीजिए। अगर कोई जरूरी नाम होगा तो वो याद हो जाएगा। जब हम इकोनॉमिक्स के फादर की बात करते तो जिक्र करते हैं किसका? एडम स्मिथ का। कई सारी किताबों को एडम स्मिथ ने लिखा है। मुख्य तौर पर मैं बताऊं 3 किताबों को उन्होंने जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। लेकिन याद रखना जो एडम स्मिथ है सर, वो कहां से बिलोंग करते हैं जनरली। एक देश पड़ता है जिसका नाम स्कॉटलैंड है और यह यूके में आता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है। जो यूनाइटेड किंगडम है सर हमारा, उस यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो जनरली आप देखेंगे सर, हम कई बार इसको पढ़ रहे होते हैं कि कभी ब्रिटेन बोल रहा है, कभी इंग्लैंड बोल रहा है, कभी ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है, कभी यूनाइटेड किंगडम। ऐसा होता है ना कई बार। अब देखो, जब हम ये कहते हैं एक देश, तो वो तो इंग्लैंड होता है। जब 2 देश होते हैं, इंग्लैंड और वेल्स, तब वो ब्रिटेन होता है। जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड हो जाए तब वो ग्रेट ब्रिटेन होता है। जब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड भी जुड़ जाए, 4 देश हो जाएं, तब वो यूनाइटेड किंगडम है। तो हम इसमें कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये ध्यान रखना, फादर ऑफ माइक्रो जब पूछेगा, मैं अगले लेक्चर में यानी मंडे की क्लास में आपको बताऊंगा कि माइक्रो जनरली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किस लिए होगा। लेकिन जब वो माइक्रो के फादर वर्ड पूछ रहा होगा तब हम अल्फ्रेड मार्शल का नाम लेंगे। जब वो मैक्रो के फादर पूछ रहा होगा तब हम वहां पर किसका नाम लेंगे? जॉन माइनार्ड कीन्स का नाम लेंगे। लेकिन जब ये पूछ रहा होगा ये दोनों टर्म्स कौन लेकर आया, इन दोनों शब्दों को कौन लेकर आया, तब हम तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे होंगे जिनका नाम रेगुलर फ्रिश होगा। और जब बात हम भारत की कर रहे होंगे, भारत के उस व्यक्ति की बात कर रहे होंगे सर जिनको भारत में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तब हम कौटिल्य की बात करेंगे उसमें। अब ये छोटे छोटे पॉइंट जरूर हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट हमें नंबर देकर जाते हैं और हमारे पास एक एक बात क्लियर हो जाती है तब। ठीक है, तो मुश्किल से मुश्किल सवाल होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप इन छोटी छोटी बातों को सीखेंगे। जैसे कि हमारे पहले पॉइंट को लिखेंगे कि सर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो वो एडम स्मिथ हैं, स्कॉटलैंड यूके के हैं। इनकी किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, द इनविजिबल हैंड्स। ये तीनों किताबों की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये एडम स्मिथ की आती है। जब हम माइक्रो के फादर पढ़ते हैं, अल्फ्रेड मार्शल ब्रिटेन के हैं। बहुत सारी थ्योरीज में इनकी पढ़ाऊंगा आपको आगे जाकर। जो हमारी जो क्वासी रेंट थ्योरी हम पढ़ेंगे वो इन्हीं से रिलेट होगी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक किताब है, मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स किताब है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री नामक किताब है। ये माइक्रो के फादर है जो अल्फ्रेड मार्शल, उनकी है। यहां जो जरूरी है वो मैंने लिखवा दी है, बाकी एक पीडीएफ के अंदर तो आपको ऑल जितनी भी है वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है भाई, ये 2 किताब, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। एक एडम स्मिथ इंपॉर्टेंट है और एक अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ की भी थ्योरीज बार बार आएंगी हमारे। एक वाटर डायमंड पैराडॉक्स पढ़ेंगे हम, तब भी एडम स्मिथ की बात कर रहे होंगे। जब हम कैनन ऑफ टैक्सेशन पढ़ेंगे तब एडम स्मिथ की बात कर रहे होंगे। जब हम जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी पढ़ रहे होंगे तब एडम स्मिथ की बात कर रहे होंगे। आपको अभी ये सिर्फ समझ में आ रही है बात कि एडम स्मिथ फादर है। इनकी एक एक थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और सारे थ्योरीज के कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। अच्छा, अगर इसी सेगमेंट में मैं ये बोलूं कि सर मैक्रो का फादर कौन है और साथ में ये पूछूं कि माइक्रो और मैक्रो शब्दों को लेकर आने वाला कौन है, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो जो शब्द हैं ये इनका अस्तित्व बाद में बना है। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं शुरू से, लेकिन ये कहना कि छोटा माइक्रो है, बड़ा मैक्रो है, ये शब्द जनरेट नहीं हुए थे तब। वो है इकोनॉमिक्स में सबसे पहला नोबेल जीतने वाले व्यक्ति। उन्होंने भी कई सारी किताबें दी हैं।
उनकी एक किताब है इकोनोमेट्रिक्स रिलेटेड। अब ये इकोनोमेट्रिक्स क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई बात समझ में आ रही हो तो यस भी कहना, क्योंकि आपका यस बहुत जरूरी है भाई, आपका यस आना बहुत जरूरी है। चलिए भाई, बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है। ए डायनामिक अप्रोच टू इकोनॉमिक थ्योरी जो नामक किताब है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन नामक किताब है, प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ इकोनोमेट्रिक्स की जो किताब है, ये सब किताबों को लिखने वाले जो है वो माइक्रो और मैक्रो टर्म देने वाले रैगनर फ्रिस हैं। इनको पहला नोबेल मिला है इकोनॉमिक्स में, जब भी शुरुआत हुई तब इनको मिला था। अच्छा, मैं एक और बात यहां इंक्लूड कर रहा हूं आज के लिए, एंड देन ब्रांचेस में रिलेट करती हुई क्लास में अगली पढ़ाऊंगा तब। अब यहां एक वर्ड आता है, सर फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है? अब इसको ध्यान में रखना है भाई, जब आप इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर का जिक्र करोगे तब देखो एक और चीज याद रखनी है यहां पर। तो ये अनऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, क्योंकि सर यहां पर ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जब आप भारतीय की बात कर रहे हो तो सर यहां पर नाम होगा विष्णुगुप्त। इनका असली नाम क्या है? विष्णुगुप्त। अच्छा, ये जो विष्णुगुप्त हैं जिनका असली नाम है ये, हम इनको कई बार चाणक्य और कौटिल्य भी कहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सर चाणक्य या कौटिल्य। और ये कब के समय के हैं आपको ये भी पता है सर, ये आज के समय की बात नहीं है, एडम स्मिथ के भी 2000 साल पहले की बात है, एडम स्मिथ के भी। तो ये कब थे? इनकी किताब आई थी एक, जिस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। इन्हीं की एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और ये जो किताब है जिसमें अर्थशास्त्र है, याद रखना इस किताब के अंदर अर्थ मीन्स क्या है? अर्थ का मतलब है मनी या वेल्थ, संपत्ति। जो अर्थ वर्ड है इसका मतलब है धन या संपत्ति। तो अर्थ का मतलब पूछे, अर्थ का अर्थ अगर पूछे तो ये धन या संपत्ति है। इसीलिए मैंने कहा था सारी चीजें जो धन या संपत्ति रिलेटेड हो उससे आती है। अच्छा, ये जो किताब लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा, आपको पता है सर ये किताब जो है ना, दैट्स बुक या दिस बुक रिलेट्स टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ये उस समय की राजनीति से रिलेट करती थी, ये उस समय की राजनीति से रिलेट करती थी, उस समय के पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेट करती थी, उस समय की राजनीतिक चीजों से। यानी उस समय इकोनॉमिक्स नहीं थी, याद रखना यह पुस्तक जो है वो राजनीति से संबंधित थी, और अब जाकर इसके अंदर जो कंसेप्ट है उनसे हमने इकोनॉमिक जनरेट की है, ये राजनीतिक आयाम से संबंधित थी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से संबंधित थी। अच्छा, इसी के बाद मैंने कहा कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स इनको मान लिया जाता है अनऑफिशियली तौर पर। अच्छा, इसमें एक और बात आती है सर, इसमें एडम स्मिथ को नहीं माना जाता है, सॉरी मैं ये बात इंडिया की कर रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं माना जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को नहीं माना जाता है, या एम विश्वेश्वरैया को नहीं माना जाता। मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अलग अलग चैप्टर्स में आएगा, जब हम ये कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जब इंडिया में सुधार हुए हैं 1991 में, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं, ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी सर। यहां नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जरूरी हो जाता है, भारत में जो सुधार हुए हैं
उनका फादर कौन है, या फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। जब इंडिया में हम प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग का फादर किसे मानते हैं? जब इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के फादर, भारतीय आर्थिक नियोजन जो रहा है उसके पिता कौन है, उसके जनक कौन है। जब आपसे ये पूछेगा तो याद रखना, भारत में आर्थिक सुधारों के जनक तब हम एक नाम लेते हैं जो है पीवी नरसिम्हा राव। यानी पीवी नरसिम्हा राव जो देश के प्रधानमंत्री थे 1991 के समय, उनको। और जब मैं कहता हूं भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक, तब मैं जो नाम लेता हूं वो होता है एम विश्वेश्वरैया का। तो इसका मतलब है सर, जब हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, छोटे छोटे पॉइंट कवर कर रहे होंगे, तब इन लोगों के नाम भी हमें पढ़ने को मिल सकते हैं। और भारतीय अर्थशास्त्र का जनक वो कहते हैं विष्णुगुप्त को। इसको भी नोट कर ले भाई। तो ये चीजें हैं आपके पास जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको कंटिन्यूअसली करना है, अच्छे से पढ़ना समझना है। और मैं फिर कह रहा हूं, सब्र करना है, पेशेंस रखना है। जितना सब्र करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा, अच्छा फील होगा, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और होपफुली आपको दोबारा कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के रहे हो या ना रहे हो। ये लास्ट टाइम होगा, अब की बार, आखिरी बार, सिलेक्शन तक या। ठीक है, चलिए भाई, बस इतना ही आज की क्लास में होपफुली। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, और मैं कराता भी रहूंगा बीच बीच में। जो जो जरूरी चीजें होंगी, जो जरूरी क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं बताऊंगा। मैंने पहले भी क्वेश्चंस कराए इससे रिलेटेड, तो उसको आप करेंगे तो और आपके लिए चीजें आसान नजर आएंगी। ठीक है, तो इकोनॉमी, उसके टाइप, उसकी सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया तो इसका आंसर डी बताया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे रिलेट करता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से नहीं करता है। वृहत अर्थशास्त्र शब्द किसने प्रयोग किया था? फ्रिश ने किया था। शब्द किसने किया था ये पूछा है, तो रैगनर फ्रिश ने किया था। तो इस तरीके के सवाल जितने भी होंगे छोटे छोटे होंगे, लेकिन एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इन सबको आप कर लेंगे तो मुझे एक बार यस का कमेंट कर दें कि बात समझ में आ गई है। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको जरूर कर जाएंगे। अब देखिए, कौन सा एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? कौन सी एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमिक नहीं है? जरा सोचिएगा, कौन सी एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमिक नहीं है? अब आपके दिमाग में बस एक ही बात चलनी चाहिए, सर इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर जब आप इकोनॉमिक होने या ना होने की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक होना या ना होने का मतलब है कि वो मनी पर रिलेट करती है या नहीं। अगर वो मनी रिलेटेड नहीं है, जैसे कि ट्रस्ट होता है, किसी का विश्वास होता है, विश्वास कभी भी आर्थिक नहीं होता सर। विश्वास का कोई मूल्य नहीं होता, विश्वास की कोई कीमत नहीं होती। जैसे मैं कहूं समुद्र का पानी जो है सर, ये गैर आर्थिक होता है क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं होता। पेट्रोल का, दूध का, सोने का, सबका मूल्य होता है, समुद्र के पानी का कोई मूल्य नहीं है। तो जब इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा कि किस चीज के अंदर हम फैक्टर कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, तो बस उनको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछता है माइक्रो का फादर कौन होगा जनरली, तो मैंने कहा अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो के फादर होंगे। अगर पूछता है कि मैक्रो का फादर कौन होगा, जॉन मायनार्ड कीन्स जो होंगे सर, वो मैक्रो के होंगे। कई बार इतने छोटे सवाल भी आए हुए हैं एग्जाम में, लेकिन हम जानते हैं कि हमें सब कुछ करना है। तो इनमें वो कौन सी है जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, कब उत्पादन करें? अब जरा अंदाजा लगाइए जरा, तो आप कहेंगे सर किसके लिए करें ये तो होता है, क्या करें कैसे करें भी होता है, लेकिन कब करें, कब का कोई मीनिंग हमें डिफाइन नहीं मिलता।
कब वाला शब्द हमें कहीं नहीं मिलता है कि इसको कब किया जाएगा। तो ये है क्लासेस, आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। अब वही क्लासेस होंगी ऑब्वियस है, मंडे से हम क्लासेस को और आगे बढ़ाएंगे और एक एक करके हर एक चैप्टर तक बात पूरी करेंगे। चलिए भाई, आज के लिए इतना रखें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।